हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का एपिसोड 9 द मिडनाइट ड्यूअल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सॉर्टिंग हैट ने हैरी को ग्रिफिंडर हाउस में भेजा और हॉगवर्ट्स की जादुई जिंदगी की शुरुआत हुई। हैरी और उसके दोस्तों के लिए सब कुछ नया, रोमांचक और थोड़ा रहस्यमय था। लेकिन हॉगवर्ट्स में सब कुछ आसान नहीं होने वाला। इस एपिसोड में हैरी का सामना होने वाला है अपने पहले असली चैलेंज से। एक ऐसी चुनौती जो उसे रात के अंधेरे में स्कूल के नियमों को तोड़कर ले जाएगी और जिसकी वजह से उसकी किस्मत बदल सकती है। हैरी को हमेशा लगता था कि वह कभी किसी लड़के से इतनी नफरत नहीं करेगा जितनी कि डडली से करता है। लेकिन ये सोच तब बदल गई जब उसकी मुलाकात हुई ड्रेको मैलफॉय से। हालांकि पहले साल के ग्रिफिंडोर छात्रों को सिर्फ औषधि यानी पोशंस की कक्षा स्लिथेरिन्स के साथ लेनी पड़ती थी, इसलिए उन्हें मैलफॉय से ज्यादा झेलना नहीं पड़ता था। कम से कम तब तक जब तक कि एक दिन ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की दीवार पर चिपकी एक सूचना ने सबको कराहने पर मजबूर नहीं कर दिया। उस नोटिस में लिखा था, गुरुवार से उड़ान की कक्षाएं शुरू होंगी। और सबसे बुरी बात, ग्रिफिंडोर और स्लिथेरिन दोनों साथ में सीखेंगे। हैरी का चेहरा उतर गया। उसने गहरी आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था। मैलफॉय के सामने झाड़ू पर बेवकूफ बनो। असल में हैरी उड़ना सीखने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक था। उसे लगता था कि शायद यही उसके लिए सबसे रोमांचक अनुभव होगा। रॉन ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे, तू क्यों सोच रहा है कि बेवकूफ बनेगा? हो सकता है तू बहुत अच्छा निकले। और वैसे भी मैलफॉय हमेशा शेकी बघाड़ता रहता है कि वो क्विडिच में कितना अच्छा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये सब उसकी बकवास है। सच कहें तो मैलफॉय उड़ने की बातें बहुत करता था। वो हमेशा शिकायत करता कि पहले साल के बच्चों को हाउस क्विडिच टीम में क्यों नहीं लिया जाता, और फिर लंबी लंबी शेकी भरी कहानियां सुनाता कि कैसे वो मुगल्स के हेलीकॉप्टरों से बाल बाल बचा। लेकिन सिर्फ वही नहीं, शेमस फिनिगन भी दावा करता था कि उसने तो अपना बचपन झाड़ू पर गांव गांव उड़ते हुए बिताया है। यहां तक कि रॉन भी जब कोई सुनने वाला मिलता तो ये कहानी सुनाता कि कैसे उसने अपने भाई चार्ली के पुराने झाड़ू पर उड़ते हुए एक हैंग ग्लाइडर से टकराने से बचा लिया था। क्विडिच की बातें तो हर जादूगर परिवार का बच्चा करता ही रहता था। रॉन की तो डीन थॉमस से जोरदार बहस भी हो गई थी, क्योंकि डीन को फुटबॉल पसंद था। रॉन समझ ही नहीं पा रहा था कि एक ऐसे खेल में क्या मजा है जिसमें सिर्फ एक गेंद होती है और कोई उड़ भी नहीं सकता। हैरी ने तो एक बार रॉन को डीन का वेस्ट हैम फुटबॉल टीम का पोस्टर उंगली से छेड़ते हुए पकड़ लिया था। वो कोशिश कर रहा था कि उसमें बने खिलाड़ी भी हिलने डुलने लगे। नेविल लॉन्गबॉटम का हाल सबसे अलग था। उसने तो कभी झाड़ू छुआ तक नहीं था, क्योंकि उसकी दादी ने उसे पास भी नहीं जाने दिया। हैरी को अंदर ही अंदर लगता था कि उसकी दादी ने ठीक ही किया है, क्योंकि नेविल तो जमीन पर खड़े रहते हुए भी इतने हादसे कर बैठता था मानो मुसीबत खुद उसका पीछा करती हो। हरमाइनी ग्रेंजर का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वो उड़ने को लेकर उतनी ही घबराई हुई थी जितना नेविल। लेकिन फर्क ये था कि हरमाइनी ने इसे भी किताब से सीखने की कोशिश की थी। गुरुवार की सुबह नाश्ते पर उसने सबका सिर खा लिया। क्विडिच थ्रू द एजेस नाम की किताब से उड़ने के टिप्स पढ़ पढ़कर सुनाने लगी। नेविल तो हर शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि ये बातें उसे झाड़ू से चिपके रहने में मदद कर देंगी। लेकिन बाकियों को राहत तब मिली जब डाक पहुंची और उसकी बोरिंग क्लास अचानक बीच में ही रुक गई। हैरी को अब तक हैग्रिड की चिट्ठी के बाद कोई भी खत नहीं मिला था, और मैलफॉय ने इस बात पर भी तुरंत नजर गड़ा ली थी। मैलफॉय का चील जैसा उल्लू तो हर बार मिठाइयों से भरे पैकेट लाता था, जिसे वो स्लिथेरिन टेबल पर खोलकर सबके सामने अकड़ते हुए खाता।
इस बार एक बार्न उल्लू ने नेविल के लिए पैकेट लाया। नेविल ने बड़े उत्साह से उसे खोला और एक गोल कांच की छोटी सी गेंद निकाली जो सफेद धुएं से भरी हुई थी। उसने चमकती आंखों से कहा, "यह रिमेम्ब्रॉल है। दादी जानती हैं मैं चीजें भूल जाता हूं। यह बता देता है कि अगर मैंने कुछ भूल रखा है। देखो, इसे ऐसे पकड़ो और अगर ये लाल हो जाए तो समझो कुछ भूले हो।" लेकिन जैसे ही उसने गेंद कसकर पकड़ी, वो चमक कर लाल हो गई। नेविल का चेहरा उतर गया। ओह, मैंने कुछ तो भूल रखा है। वो बेचारे माथे पर बल डालकर याद करने ही लगा था कि अचानक ड्रेको मैल्फॉय, जो वहीं से गुजर रहा था, झपट्टा मारकर रिमेम्ब्रॉल छीन ले गया। हैरी और रॉन तुरंत खड़े हो गए। दोनों तो आधे मन से उम्मीद ही कर रहे थे कि अब उन्हें लड़ने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, प्रोफेसर मैकगोनागल वहां आ पहुंची। उनकी तेज नजरें तो किसी भी मुसीबत को पल भर में पकड़ लेती थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, "यह क्या हो रहा है?" नेविल ने हड़बड़ाते हुए कहा, "प्रोफेसर, मैल्फॉय ने मेरा रिमेम्ब्रॉल ले लिया है।" मैल्फॉय ने मुंह बिचकाते हुए गेंद को मेज पर पटक दिया। "मैं तो बस देख रहा था," उसने बड़बड़ाते हुए कहा और क्रैब और गोयल को साथ लेकर खिसक गया। उसी दोपहर 3:30 बजे हैरी, रॉन और बाकी ग्रिफिंडोर छात्र तेजी से महल की सीढ़ियों से उतरकर मैदान की ओर भागे। आज उनकी पहली उड़ान की क्लास थी। दिन साफ और हल्की हवा वाला था। घास उनके पैरों के नीचे लहराती हुई सी लग रही थी। वे सब ढलान उतरकर एक सपाट लॉन की तरफ बढ़े, जो वर्जित जंगल, फॉरबिडन फॉरेस्ट, से ठीक उल्टी दिशा में था। जंगल के पेड़ दूर से हिलते हुए किसी रहस्यमय पर्दे की तरह दिख रहे थे। वहां पहुंचने पर देखा कि स्लिथेरिन पहले से मौजूद थे। जमीन पर 20 झाड़ू साफ सुथरी लाइनों में रखी थी। हैरी को याद आया कि फ्रेड और जॉर्ज ने बताया था, ये स्कूल की झाड़ू बहुत पुरानी होती हैं। कुछ तो ऊंचाई पर जाते ही कांपने लगती हैं और कुछ हमेशा बाईं तरफ झुक जाती हैं। तभी उनकी शिक्षिका मैडम हूच आ पहुंची। उनके छोटे छोटे भूरे बाल और पीली, बाज जैसी आंखें थीं। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, "तो अब किसका इंतजार कर रहे हो? सब अपनी अपनी झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। जल्दी!" हैरी ने अपनी झाड़ू पर नजर डाली। वो पुरानी थी और उसकी कुछ टहनियां इधर-उधर बाहर निकली हुई थी। मैडम हूच ने आदेश दिया, "सब अपना दाया हाथ झाड़ू के ऊपर रखो और जोर से कहो, ऊपर।" सभी ने मिलकर चिल्लाया, "ऊपर!" हैरी की झाड़ू बाकी सबसे अलग थी। जैसे ही उसने ऊपर कहा, झाड़ू तुरंत उसके हाथ में आ गई। लेकिन बाकी सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। हरमाइनी ग्रेंजर की झाड़ू तो बस जमीन पर गोल घूम गई और नेविल की झाड़ू तो हिली तक नहीं। हैरी के दिमाग में एक ख्याल आया, शायद झाड़ू भी घोड़ों की तरह होते हैं, जो समझ जाते हैं कि सवार डरा हुआ है या नहीं। और नेविल की कांपती आवाज साफ बता रही थी कि वो आसमान में जाने से ज्यादा जमीन पर ही रहना चाहता है। मैडम हूच ने सबको दिखाया कि झाड़ू पर सही तरीके से चढ़ना कैसे है, ताकि आप पिछली तरफ से फिसल कर गिर ना जाओ। फिर वो कतारों के बीच घूम घूम कर सबकी पकड़ सुधारने लगी। हैरी और रॉन के चेहरे खिल उठे जब उन्होंने मैल्फॉय को टोकते हुए कहा, "तुम तो ये सालों से गलत कर रहे हो।" मैल्फॉय का चेहरा लाल हो गया और बाकी बच्चे दबे हंसी हंस दिए। अब मैडम हूच ने सीटी मुंह में दबाई और कहा, "सुनो ध्यान से, जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगी, तुम सब जमीन से जोर से धक्का मारकर ऊपर उठोगे। अपनी झाड़ू को स्थिर रखना, बस कुछ फुट ऊपर उठना है और फिर हल्का सा आगे झुककर वापस नीचे आना है। समझ गए? अब तैयार हो जाओ। 3, 2। लेकिन इससे पहले कि उनकी सीटी बजती, नेविल घबराहट और डर के मारे झाड़ू पर जोर से चढ़ गया। "वापस आओ,
लड़के, मैडम हूच चीखी। लेकिन नेविल तो जैसे बोतल से निकली कॉर्क की तरह सीधा ऊपर जा रहा था। 12 फुट, फिर 20 फुट। हैरी ने उसका सफेद बड़ा चेहरा देखा, जैसे वो डर से जड़ हो गया हो। नीचे जमीन उससे दूर और दूर होती जा रही थी। नेविल ने हड़बड़ाकर सांस खींची और अगले ही पल वह झाड़ू से फिसल गया। धड़ाम! एक भयानक आवाज के साथ वो सीधे नीचे घास पर आ गिरा। घास पर उसका शरीर ढेर की तरह पड़ा था। झाड़ू अब भी ऊपर ऊपर उड़ती चली जा रही थी और फिर धीरे धीरे वर्जित जंगल की ओर खिसकने लगी। मैडम हूच दौड़कर नेविल के पास पहुंची। उनका चेहरा भी नेविल जितना ही सफेद हो गया था। उन्होंने झुककर देखा और बुदबुदाई, कलाई टूट गई है। फिर उन्होंने नेविल को सहारा देते हुए कहा, चलो बेटे, कोई बात नहीं, उठो। फिर बाकी छात्रों की तरफ घूमकर कड़क स्वर में बोली, तुम सब यहीं खड़े रहोगे। कोई भी झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाएगा जब तक मैं इस लड़के को अस्पताल विंग तक नहीं ले जाती। अगर किसी ने हिम्मत की तो वो हॉगवर्ट्स से बाहर होगा इससे पहले कि क्विडिच शब्द बोल पाए। समझे? उन्होंने नेविल को बाजू से पकड़ लिया। बेचारा नेविल आंसू भरे चेहरे और टूटी कलाई को पकड़कर लंगड़ाते हुए उनके साथ अस्पताल विंग की ओर चला गया। जैसे ही वो दोनों सुनने की दूरी से बाहर हुए, मैलफॉय जोर से हंस पड़ा। देखा उसका चेहरा? हाँ हाँ, कितना बेवकूफ है वो मोटा ढीठ। बाकी स्लिथेरिन भी उसके साथ ठहाके मारने लगे। पार्वती पाटिल गुस्से में बोली, चुप रहो मैलफॉय। पास खड़ी पैंसी पार्किंसन ने ताना मारा। ओह, तो अब तुम लॉन्गबॉटम का साथ दे रही हो? कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें मोटे रोते बिलखते बच्चों में दिलचस्पी होगी, पार्वती। तभी मैलफॉय की नजर घास पर पड़ी। अरे देखो, उसने झपट्टा मारकर कुछ उठा लिया। ये वही बेवकूफी भरी चीज है जो लॉन्गबॉटम की दादी ने उसे दी थी। वो रिमेम्ब्रॉल धूप में चमक रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर रोशनी जलाई हो। हैरी ने ठंडी, धीमी आवाज में कहा, वो वापस दो, मैलफॉय। बाकी सब चुप हो गए। सबकी निगाहें अब सिर्फ हैरी और मैलफॉय पर थी। मैलफॉय ने नकली मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है इसे कहीं रख देना चाहिए ताकि लॉन्गबॉटम ढूंढे। क्यों न किसी पेड़ की चोटी पर रख दूं? वो मुझे दो, हैरी चिल्लाया। लेकिन मैलफॉय झटपट झाड़ू पर चढ़ा और हवा में उड़ गया। वो सचमुच अच्छा उड़ता था, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़े ओक के पेड़ की ऊंची शाखाओं के बराबर मंडराते हुए उसने पुकारा, आजा पॉटर, इसे पकड़ ले अगर हिम्मत है तो। हैरी का खून खौल उठा। उसने भी झाड़ू कसकर पकड़ी। नहीं, हरमाइनी ने चिल्लाकर रोका। मैडम हूच ने मना किया है। अगर तू गया तो हम सब मुसीबत में पड़ेंगे। लेकिन हैरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके कानों में बस खून की तेज धड़कन गूंज रही थी। उसने झाड़ू पर चढ़कर जोर से जमीन पर पैर मारा और अगली ही सांस में वो हवा में था। तेज हवा उसके बालों से टकराई, उसके चोगे हवा में लहराते हुए पीछे उड़ रहे थे। और उस पल हैरी को एहसास हुआ, ये उसकी असली जगह है। ये काम उसके लिए इतना सहज था जैसे जन्म से ही उसे यही करना आता हो। वो झाड़ू को ऊपर खींचकर और ऊंचा उड़ने लगा। नीचे खड़े छात्रों की चीखें और वाहवाह उसके कानों तक पहुंची। रॉन की जोरदार खुशी की आवाज भी सुनाई दी। अब हैरी ने झाड़ू मोड़कर हवा में सीधा मैलफॉय की ओर बढ़ाया। मैलफॉय की आंखें फैल गईं, वो हैरान रह गया। मुझे वो दे दो, हैरी ने गूंजती आवाज में कहा, नहीं तो तुझे इस झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा। मैलफॉय ने नकली हिम्मत दिखाते हुए कहा, ओह सच में? हाँ। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हैरी को पता नहीं कैसे,
पर उसे ठीक ठीक समझ आ रहा था कि झाड़ू को कैसे काबू करना है। उसने झाड़ू कसकर पकड़ी और आगे झुका। उसका झाड़ू तीर की तरह मैलफॉय की ओर लपका। मैलफॉय घबराकर बच निकला, लेकिन हैरी ने तुरंत झाड़ू मोड़कर अपनी दिशा सुधारी और हवा में स्थिर हो गया। नीचे से कुछ बच्चों की तालियां गूंज उठी। हैरी ने ताना मारा, यहां ऊपर तो तेरे पास क्रैब और गॉयल भी नहीं है, मैलफॉय। मैलफॉय का चेहरा और उतर गया। फिर उसने रिमेम्ब्रॉल हवा में उछाल दिया और चिल्लाया, पकड़, अगर पकड़ सकता है तो। कांच की वो गेंद हवा में ऊपर उठी, फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। हैरी ने बिना एक पल गवाए झाड़ू का मुंह नीचे झुका दिया और तेजी से गोता लगाया। तेज हवा उसके कानों से सीटी बजाती हुई निकल रही थी। नीचे बच्चे चीख रहे थे। उसने हाथ आगे बढ़ाया और जमीन से बस 1 फुट ऊपर उसने रिमेम्ब्रॉल को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने झाड़ू सीधी की और हल्के से घास पर उतर आया। उसकी मुट्ठी में रिमेम्ब्रॉल चमक रहा था। लेकिन तभी एक गरजती आवाज गूंजी, हैरी पॉटर। हैरी का दिल ऐसे धंसा जैसे उसने अभी गोता लगाया हो। प्रोफेसर मैकगोनागल उनकी ओर तेजी से दौड़ रही थी। हैरी कांपते हुए खड़ा हो गया। उनकी आंखें आग उगल रही थीं। कभी नहीं, अपने पूरे समय में, हॉगवर्ट्स में। प्रोफेसर मैकगोनागल लगभग शब्दों से रहित थीं। उनके चश्मे गुस्से से चमक रहे थे। ये कैसी हिमाकत थी तुम्हारी? तुम्हारी तो गर्दन ही टूट सकती थी। ये हैरी की गलती नहीं थी, प्रोफेसर, पार्वती पाटिल ने हिम्मत करके कहा। चुप रहो, मिस पाटिल। मैकगोनागल की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लेकिन मैलफॉय ने रॉन बोल पड़ा, काफी है, मिस्टर वीजली। पॉटर, मेरे साथ चलो अभी। हैरी का दिल बैठ गया। जाते हुए उसने मैलफॉय, क्रैब और गॉयल के विजयी चेहरे देखे, जैसे वे पहले ही उसे बाहर निकाला हुआ मान रहे हों। हैरी सुन्नसा प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे चल पड़ा। वह तेजी से किले की ओर बढ़ रही थी और हैरी को उनके साथ कदम मिलाने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार गूंज रहा था, अब मैं निकाला जाने वाला हूं। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी आवाज ही गले में अटक गई हो। अब तो हो गया। 2 हफ्ते भी पूरे नहीं किए और घर भेज दिया जाऊंगा। डर्सलीज का चेहरा कैसा होगा जब मैं उनके दरवाजे पर सूटकेस के साथ खड़ा हो जाऊंगा। वो संगमरमर की सीढ़ियां चढ़े, फिर गलियारों से गुजरे। प्रोफेसर मैकगोनागल लगातार तेजी से चल रही थी, दरवाजे जोर से खोलती और बिना हैरी की ओर देखे आगे बढ़ती जाती। हैरी ने सोचा, शायद वो उसे डंबलडोर के पास ले जा रही है। उसके दिमाग में हैग्रिड की तस्वीर उभरी, जिसे निकाला गया था लेकिन चौकीदार के तौर पर रखा गया। शायद वही उसका भविष्य है, हैग्रिड के साथ भारी भरकम थैले ढोना, जबकि रॉन और बाकी सब जादूगर बन रहे होंगे। इस ख्याल से उसका पेट कसकर मरोड़ खाने लगा। अचानक प्रोफेसर मैकगोनागल एक क्लासरूम के सामने रुक गईं। उन्होंने दरवाजा खोला और झांकते हुए कहा, माफ कीजिए, प्रोफेसर फ्लिटविक, क्या मैं वुड को थोड़ी देर के लिए ले सकती हूं? वुड? हैरी हक्का बक्का रह गया। क्या ये कोई छड़ी है जिससे वो मेरी पिटाई करने वाली है? लेकिन वुड तो इंसान निकला, एक मजबूत, चौड़े कंधों वाला 5वें साल का छात्र, जो कक्षा से उलझन भरे चेहरे के साथ बाहर आया। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैकगोनागल ने कहा और आगे बढ़ गईं। वुड हैरी को जिज्ञासा से देख रहा था, लेकिन चुपचाप साथ चल पड़ा। फिर वे एक खाली कमरे में दाखिल हुए। अंदर पीव्स ब्लैकबोर्ड पर अश्लील शब्द लिखने में मशगूल था। बाहर निकलो, पीव्स, मैकगोनागल गरजी। पीव्स ने खड़िया फेंक दी जो कूड़ेदान में जाकर धम से गिरी, फिर गालियां बकते हुए बाहर निकल गया। प्रोफेसर ने दरवाजा जोर से बंद किया और हैरी और वुड की ओर मुड़ी। पॉटर, ये हैं ओलिवर वुड। वुड, मैंने तुम्हारे लिए एक सीकर ढूंढ लिया है।
वुड का चेहरा हैरानी से चमक में बदल गया। सचमुच, प्रोफेसर? बिल्कुल, मैकोनागल ने सख्ती और गर्व के मिश्रण वाली आवाज में कहा। लड़का बिल्कुल नेचुरल है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। पॉटर, ये तुम्हारा झाड़ू पर पहला मौका था? हैरी ने चुपचाप सिर हिला दिया। अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन यह साफ था कि उसे निकाला नहीं जा रहा। धीरे धीरे उसके पैरों में फिर से जान आने लगी। इसने 50 फुट ऊंचाई से गोता मारकर चीज को हवा में ही पकड़ लिया और खुद को खरोंच तक नहीं लगाई। मैकोनागल ने वुड से कहा, चार्ली वीजली भी ऐसा नहीं कर सकता। वुड का चेहरा ऐसा था जैसे उसकी सारी ख्वाहिशें एक साथ पूरी हो गई हों। क्या तुमने कभी क्विडिच का मैच देखा है, पॉटर? उसने उत्साहित होकर पूछा। वुड ग्रिफिंडोर टीम का कप्तान है, मैकोनागल ने समझाया। वुड अब हैरी को ध्यान से देख रहा था, उसके चारों ओर घूमकर बोला, बिल्कुल सही कदकाठी है सीकर के लिए, हल्का, तेज, बस हमें इसे एक अच्छी झाड़ू दिलानी होगी, प्रोफेसर। शायद एक निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप 7। मैकोनागल ने दृढ़ता से कहा, मैं डंबलडोर से बात करूंगी। शायद हम पहले साल वालों के नियम को थोड़ा तोड़ सकें। ऊपर वाले जानते हैं, हमें इस साल पिछले साल से बेहतर टीम चाहिए। स्लिथेरिन से पिछली बार जो पिटाई हुई थी, उसके बाद तो मैं हफ्तों स्नैप का सामना नहीं कर पाई। फिर उन्होंने अपनी ऐनक के ऊपर से हैरी को देखा। मैं चाहती हूं कि तुम कड़ी मेहनत करो, पॉटर, वरना सजा देने का मेरा इरादा अब भी बदल सकता है। अचानक उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता। वो भी एक शानदार क्विडिच खिलाड़ी थे। हैरी की आंखें फैल गईं। आप मजाक कर रही हैं। शाम का वक्त था। हैरी ने रॉन को पूरा किस्सा सुनाया। वे ग्रेट हॉल में बैठे थे और हैरी ने अभी अभी अपना स्टेक एंड किडनी पाई खत्म की थी। रॉन के हाथ में पाई का टुकड़ा आधा उठा हुआ ही रह गया। सीकर, लेकिन पहले साल के बच्चे कभी। वुड ने कहा कि मैं शायद पिछले 100 सालों में सबसे कम उम्र का हाउस प्लेयर हूं। हैरी ने मुंह में भरा भरा जवाब दिया। दोपहर की सारी हलचल के बाद उसकी भूख और बढ़ गई थी। रॉन इतनी हैरत में था कि बस हैरी को मुंह फाड़े देखता रहा। अगले हफ्ते से मेरी ट्रेनिंग शुरू है, हैरी ने कहा। लेकिन किसी को बताना मत, वुड चाहता है ये राज ही रहे। तभी फ्रेड और जॉर्ज वीजली हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने हैरी को देखा और तुरंत उसके पास दौड़ आए। शाबाश, हैरी, जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा। वुड ने हमें बताया। हम भी टीम में हैं, बीटर्स। इस बार तो क्विडिच कप पक्का हमारा है, फ्रेड ने चमकते चेहरे से कहा। चार्ली के जाने के बाद से हम नहीं जीते, लेकिन इस बार की टीम लाजवाब होगी। तुम वाकई अच्छे हो, हैरी। वुड तो ये खबर सुनाते वक्त लगभग उछल ही रहा था। खैर, अब हमें जाना होगा, जॉर्ज ने कहा। ली जॉर्डन कह रहा है कि उसने स्कूल से बाहर जाने वाला नया गुप्त रास्ता ढूंढ लिया है। शर्त लगाता हूं, वही होगा जो ग्रेगरी 10 मार्मी की मूर्ति के पीछे है, जिसे हमने पहले हफ्ते में ढूंढा था, फ्रेड हंसते हुए बोला। चलो, मिलते हैं बाद में। फ्रेड और जॉर्ज अभी अभी नजर से ओझल हुए ही थे कि तभी हॉल में कोई और आ धमका, और ये कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे देखकर हैरी खुश होता। वो था ड्रेको मैल्फॉय, उसके दोनों तरफ उसके भारी भरकम साथी क्रैब और गॉयल। मैल्फॉय ने हिकारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या पॉटर, आखिरी खाना खा रहे हो? वापस कब जा रहे हो मगल्स के पास? हैरी ने पूरी ठंडक और तिरस्कार के साथ उसकी ओर देखा। जमीन पर वापस आकर और अपने छोटे छोटे गुंडों के साथ रहकर तो तुम बहुत बहादुर बन रहे हो, मैल्फॉय। असल में क्रैब और गॉयल में कुछ भी छोटा नहीं था, दोनों ही डरावने और विशालकाय लगते थे, लेकिन हाई टेबल पर इतने सारे प्रोफेसर बैठे थे कि वे कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे।
बस अपनी उंगलियां चटकाई और घूरते रहे। मैल्फॉय की आंखें चमक उठीं। कभी भी तुम्हारा सामना कर लूंगा, पॉटर। आज रात ही सही। एक जादुई द्वंद्व। बस वैंड्स का इस्तेमाल, हाथापाई नहीं। क्या बात है? कहीं सुना ही नहीं ना तुमने जादुई द्वंद्व के बारे में? हैरी जवाब दे पाता उससे पहले रॉन पलटकर बोला, बिल्कुल सुना है। और मैं इसका सेकंड रहूंगा। तुम्हारा सेकंड कौन होगा? मैल्फॉय ने बगल में खड़े क्रैब और गॉयल पर नजर दौड़ाई और बोला, क्रैब, आधी रात को मिलेंगे, ट्रॉफी रूम में। वो हमेशा खुला रहता है। मैल्फॉय अपनी चालाक मुस्कान के साथ निकल गया। हैरी और रॉन ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिर ये जादुई द्वंद्व है क्या? हैरी ने धीरे से पूछा। और ये सेकंड वाली बात क्या थी? रॉन ने लापरवाही से कहा, सेकंड इसलिए होता है ताकि अगर तुम मर जाओ तो वो लड़ाई को आगे बढ़ाए। हैरी का चेहरा पीला पड़ गया। रॉन ने जल्दी से कहा, अरे घबराओ मत। लोग असली द्वंद्व में ही मरते हैं जब सामने असली जादूगर हो। तुम्हारे और मैल्फॉय जैसे बच्चों के बीच तो बस कुछ चिंगारियां ही निकलेंगी। असली नुकसान का तो सवाल ही नहीं। मुझे तो लगता है वो सोच रहा था कि तुम डर के मारे मना कर दोगे। और अगर मैंने वैंड हिलाया और कुछ हुआ ही नहीं तो? हैरी ने बेचैनी से पूछा। रॉन ने आंख मारते हुए कहा, तो वैंड फेंक देना और उसकी नाक पर मुक्का जड़ देना। इतना कह ही रहे थे कि एक आवाज आई, माफ करना। दोनों ने ऊपर देखा। हरमाइनी ग्रेंजर खड़ी थी। रॉन बड़बड़ाया, क्या इस जगह पर कोई चैन से खा भी नहीं सकता? हरमाइनी ने उसकी अनदेखी की और हैरी की ओर मुड़ी। मैंने अनजाने में तुम्हारी और मैल्फॉय की बात सुन ली। शर्त लगाती हूं, बड़ी कोशिश करके सुनी होगी, रॉन ने बुदबुदाया। हरमाइनी ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, और तुम्हें रात को स्कूल में यूं ही भटकना नहीं चाहिए। सोचो, अगर पकड़े गए तो ग्रिफिंडोर के कितने अंक कटेंगे? और पकड़े तो तुम पक्के जाओगे। ये बहुत ही स्वार्थी हरकत है, हैरी ने ठंडी आवाज में कहा। और ये तुम्हारा मामला नहीं है। अलविदा, रॉन ने झुंझलाकर जोड़ा। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटे हुए हैरी मान रहा था कि दिन का अंत अच्छा नहीं हुआ। डीन और सीमस धीरे धीरे खर्राटे ले रहे थे। नेविल अभी भी अस्पताल विंग से नहीं लौटा था और हैरी छत की ओर देखता सोच रहा था। रॉन पूरे शाम उसे सलाहें देता रहा था। अगर उसने तुम पर कोई श्राप डालने की कोशिश की तो तुम झुक जाना, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा कि उसे रोकते कैसे हैं। हैरी के दिमाग में बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था, फिल्च और उसकी बिल्ली मिसेज नॉरिस। अगर पकड़े गए तो आज दूसरी बार नियम तोड़ने का इल्जाम लगेगा। शायद ये हद से ज्यादा खतरा उठाना था। लेकिन फिर उसके सामने बार बार मैल्फॉय का वो घटिया, ताना मारता चेहरा उभर आता। ये मौका था उसके सामने सामने उसे हराने का। ये हैरी गवा नहीं सकता था। 11:30 बज रहे हैं, रॉन ने फुसफुसाया। चलो, अब निकलते हैं। दोनों ने अपने अपने बाथरोब पहने, वैंड उठाए और धीरे धीरे टॉवर रूम से बाहर निकले। गोल सीढ़ियों से उतरते हुए वे ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में पहुंचे। चिमनी में कुछ अंगारे अब भी जल रहे थे, जिनकी लाल चमक से कुर्सियों की परछाइयां अजीब सी झुकी झुकी आकृतियों में बदल रही थी। वे लगभग पोर्ट्रेट हॉल तक पहुंच ही गए थे कि अचानक एक आवाज गूंजी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा करने जा रहे हो, हैरी। सामने की कुर्सी के पास रखा लैंप जल उठा। वहां हरमाइनी ग्रेंजर बैठी थीं, गुलाबी बाथरोब में, माथे पर गहरी शिकन लिए। तुम, रॉन गुस्से से फट पड़ा। तुम्हें अभी वापस बिस्तर पर जाना चाहिए। मैं तो तुम्हारे भाई को बताने ही वाली थी, हरमाइनी ने तीखे स्वर में कहा। पर्सी को, वो प्रीफेक्ट है। वो तुरंत इसे रोक देता।
हैरी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना दखलंदाज भी हो सकता है। हैरी ने रॉन से कहा, चलो। उसने मोटी औरत की पेंटिंग को धक्का देकर खोला और पोर्ट्रेट होल से बाहर निकल गया। लेकिन हरमाइनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह भी फुफकारते हुए, जैसे कोई गुस्सैल हंस हो, उनके पीछे पीछे बाहर निकल आई। तुम्हें ग्रिफिंडोर की परवाह है भी या नहीं? बस अपनी सोचते हो। मुझे तो स्लिथेरिन को हाउस कप जीतते देखना ही बुरा लगता है और तुम अंक बर्बाद कर रहे हो। प्रोफेसर मैकोनागल से मैंने जो पॉइंट्स जीते थे स्विचिंग स्पेल्स के बारे में जानकर, वो सब तुम्हारी वजह से चला जाएगा। जाओ यहां से, रॉन चिढ़कर बोला। ठीक है, हरमाइनी ने गुस्से से कहा, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। कल जब ट्रेन से घर लौट रहे होगे ना, तब याद आना चाहिए कि मैंने क्या कहा था। तुम लोग इतने। लेकिन वे जान नहीं पाए कि हरमाइनी उन्हें क्या कहने वाली थी। वह मुड़कर मोटी औरत की पेंटिंग में वापस जाना चाहती थी, मगर सामने पेंटिंग खाली थी। मोटी औरत अपनी किसी रात की सैर पर निकल गई थी और हरमाइनी अब ग्रिफिंडोर टॉवर से बाहर बंद हो चुकी थी। अब मैं क्या करूं? उसने तीखी आवाज में कहा। यह तुम्हारी समस्या है, रॉन ने जवाब दिया। हमें जाना है, हम वैसे भी देर कर रहे हैं। वे अभी कॉरिडोर के आखिर तक पहुंचे भी नहीं थे कि हरमाइनी फिर से उनके पास आ धमकी। मैं भी चल रही हूं तुम्हारे साथ, उसने जिद में कहा। बिल्कुल नहीं, रॉन झल्लाकर बोला। क्या तुम सोचते हो मैं यहां अकेली खड़ी रहूंगी और फिल्च मुझे पकड़ ले? अगर उसने हम सबको पकड़ लिया तो मैं सच बता दूंगी कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। रॉन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह, कितनी हिम्मत है तुम में। चुप रहो तुम दोनों, हैरी ने अचानक फुसफुसाकर कहा। मैंने कुछ सुना है। सबने कान लगाए। एक तरह की सूंघने जैसी आवाज आई। मिसेस नॉरिस, रॉन ने डरते हुए अंधेरे में झांका। लेकिन वो मिसेस नॉरिस नहीं थी। वहां तो नेविल था, फर्श पर सिकुड़ा हुआ, गहरी नींद में। जैसे ही वे पास पहुंचे, वह चौंक कर उठ बैठा। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग मिले। मैं यहां घंटों से पड़ा हूं। मुझे नया पासवर्ड याद ही नहीं रहा था, इसलिए बिस्तर तक पहुंच नहीं पाया। आवाज धीमी रखो, नेविल, हैरी ने कहा। पासवर्ड पिग स्नाउट है, लेकिन अभी उससे कोई फायदा नहीं। मोटी औरत तो कहीं चली गई है। तुम्हारा हाथ कैसा है? हैरी ने पूछा। ठीक है, नेविल ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। मैडम पॉम्फ्री ने 1 मिनट में ठीक कर दिया। अच्छा है। सुनो नेविल, हमें अभी कहीं जाना है। बाद में मिलते हैं। मुझे मत छोड़ो, नेविल घबराकर खड़ा हो गया। मैं यहां अकेला नहीं रुकना चाहता। ब्लडी बैरन 2 बार पहले ही गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी देखी, फिर हरमाइनी और नेविल की ओर गुस्से से घूरा। अगर तुम दोनों ने हमें पकड़ा दिया, तो मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि क्विरल वाले कर्स ऑफ द बोगीज को सीखकर तुम पर इस्तेमाल न कर लूं। हरमाइनी ने मुंह खोला, शायद बताने ही वाली थी कि वो श्राप इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन हैरी ने तुरंत फुफकारा, चुप, और हाथ से इशारा किया आगे बढ़ने का। अब वे सब कॉरिडोर में चांदनी की धारियों के बीच दबे पांव चलने लगे। हर मोड़ पर हैरी को लगता कि कहीं फिल्च या उसकी बिल्ली टकरा न जाए। लेकिन किस्मत अच्छी रही, वे बचते बचाते तीसरी मंजिल की ओर बढ़े और आखिरकार ट्रॉफी रूम तक पहुंच गए। वहां सन्नाटा था। ट्रॉफी केस चांदनी में चमक रहे थे। कप, ढाले, प्लेटें और मूर्तियां चांदी और सोने की तरह झिलमिला रही थी। वे दीवारों से सटे हुए आगे बढ़े, दोनों तरफ के दरवाजों पर नजर रखते हुए। हैरी ने एहतियातन अपनी वैंड निकाल ली, मानो अगले ही पल मैल्फॉय कूद पड़ेगा। मिनट धीरे धीरे बीतने लगे। वो देर कर रहा है। शायद डर कर भाग गया,
रॉन ने फुसफुसाकर कहा। तभी पास वाले कमरे से एक आवाज आई। सब चौंक पड़े। हैरी ने तुरंत वैंड उठा लिया, लेकिन आवाज मैलफॉय की नहीं थी। सूंघो मेरी प्यारी, शायद कहीं कोने में छिपे हों। यह फिल्च की आवाज थी। वो अपनी बिल्ली मिसेज नॉरिस से बात कर रहा था। डर के मारे हैरी ने हाथ पांव फड़फड़ाते हुए बाकी तीनों को इशारा किया, भागो। वे सब चुपचाप दरवाजे की ओर फिसलते चले गए। नेविल की चोगा बस मोड़ से गायब ही हुई थी कि तभी उन्होंने सुना, फिल्च ट्रॉफी रूम में दाखिल हो गया। यहीं कहीं है। जरूर छिपे हुए हैं, वह बड़बड़ा रहा था। इस तरफ, हैरी ने होंठ से कहा और सबको इशारा किया। घबराए हुए वे लोग एक लंबी गैलरी में घुस गए जहां बख्तरबंद योद्धाओं की कतारें खड़ी थी। पीछे से फिल्च के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अचानक नेविल डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा। उसका पैर फिसला और वो रॉन से टकरा गया। दोनों धड़ाम से गिर पड़े, सीधे एक कवच वाले बख्तर पर। ठुठ ठन ठन। इतना शोर हुआ कि जैसे पूरे महल की नींद टूट गई हो। भागो, हैरी चिल्लाया। चारों ने बिना पीछे देखे जान बचाने की ठानी। वे गलियारे में जितनी तेज भाग सकते थे भागे, एक मोड़ से घूमे, फिर दूसरा। हैरी सबसे आगे, बिना जाने कि कहां जा रहे हैं। अचानक उन्होंने एक टेपेस्ट्री को फाड़कर धक्का दिया और एक छुपी हुई सुरंग में जा पहुंचे। पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए वे उसके दूसरे सिरे से बाहर निकले और खुद को अपने चार्म्स क्लासरूम के पास पाया। ट्रॉफी रूम से तो ये जगह बहुत दूर थी। मुझे लगता है हम उससे पीछा छुड़ा चुके हैं, हैरी ने दीवार से टिकते हुए हाफते हाफते कहा और माथे का पसीना पोंछा। नेविल दोहरा होकर खांस रहा था और हाफ रहा था। मैंने कहा था, हरमाइनी भी हाफते हुए बोली, अपने पेट को पकड़े। मैंने कहा था। तुम्हें हमें वापस ग्रिफिंडोर टावर पहुंचना होगा, रॉन ने कहा। जितनी जल्दी हो सके। मैलफॉय ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, हरमाइनी ने हैरी से गुस्से में कहा। तुम समझ रहे हो ना? वो कभी मिलने ही नहीं वाला था। फिल्च को पहले से पता था कि कोई ट्रॉफी रूम में आएगा। जरूर मैलफॉय ने ही उसे बता दिया होगा। हैरी जानता था कि हरमाइनी शायद सही कह रही है, लेकिन उसने उसे यह जताने का इरादा नहीं किया। चलो, यहां से निकलते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं था। वे मुश्किल से कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक सामने वाले क्लासरूम का हैंडल हिला और दरवाजा खुला। बाहर आया पीव्स। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, उसने खुशी से चीख मारी। चुप रहो, पीव्स, प्लीज, चुप रहो। तुम हमें हॉस्टल से निकलवा दोगे? पीव्स ने खिखिलाते हुए कहा। आधी रात को घूम रहे हो, नन्हे नन्हे पहले साल के बच्चों? तुत तुत तुत। शरारती, शरारती। पकड़वा दोगे? अगर तुमने हमें पकड़ा नहीं तो कोई कुछ नहीं जान पाएगा, प्लीज पीव्स, हैरी ने निवेदन किया। मुझे तो फिल्च को बताना चाहिए, पीव्स ने नकली पवित्र स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शरारती चमक थी। ये तुम्हारे ही भले के लिए होगा, जानते हो। हटो रास्ते से, रॉन झल्लाकर बोला और हाथ से पीव्स को हटाने की कोशिश की। ये बड़ी गलती थी। स्टूडेंट्स बाहर हैं, पीव्स ने गड़गड़ाती आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स बाहर हैं। चार्म्स कॉरिडोर में स्टूडेंट्स घूम रहे हैं। चारों के होश उड़ गए। वे पीव्स के नीचे झुककर भागे और पूरी जान लगाकर दौड़े। कॉरिडोर के आखिर तक पहुंचकर वे एक दरवाजे से टकराए, लेकिन दरवाजा बंद था। अब तो गए काम से, रॉन कराह उठा, दरवाजे को धक्का देते हुए। अब तो सब खत्म। यही अंत है। पीछे से फिल्च के तेज कदमों की आवाजें आ रही थी। वो पीव्स की चीखें सुनकर दौड़ रहा था। ओह, हटो, हरमाइनी ने झल्लाकर कहा। उसने हैरी की वैंड छीनी
ताले पर थपथपाया और फुसफुसाई, अलोहा मोरा। ताले ने क्लिक की आवाज की और दरवाजा खुल गया। सब अंदर घुस गए, दरवाजा पटककर बंद किया और कान दरवाजे से सटा दिए। किधर गए वो? पीव्स, फिल्च की आवाज सुनाई दी। जल्दी बताओ, पहले कहो प्लीज, पीव्स ने खिंचाई करते हुए गाया। मुझसे खिलवाड़ मत करो पीव्स, बताओ कहां गए। नहीं बताऊंगा जब तक प्लीज नहीं कहोगे। ठीक है, प्लीज। कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, कहा था ना, अगर प्लीज नहीं कहोगे तो कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ 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 हाँ। फिर पीव्स की हूहू की आवाज आई और फिल्च गुस्से में बड़बड़ाता रह गया। उसे लगता है कि ये दरवाजा बंद है, हैरी ने फुसफुसाया। मुझे लगता है हम सुरक्षित हैं, नेविल, अब क्या है? नेविल पिछले 1 मिनट से हैरी की चोगे की बाह खींच रहा था। हैरी झुंझलाकर पलटा। क्या है? और तभी उसकी सांस अटक गई। ये कमरा नहीं था, ये तो वही प्रतिबंधित कॉरिडोर था, 3री मंजिल पर। और अब उन्हें पता चल गया था कि ये क्यों मना है। सामने एक भयानक दानवसा कुत्ता खड़ा था, इतना विशाल कि छत से फर्श तक पूरा रास्ता घेर रखा था। और उसके 3 सिर थे, 3 जोड़ी पागलपन से भरी आंखें, 3 नथुने फड़कते और उनकी ओर सूंघते हुए, 3 बड़े बड़े मुंह जिनसे पीली धारदार दांतों के बीच लार की लटें लटक रही थी। कुत्ता बिल्कुल स्थिर खड़ा था, उसकी 6 आंखें सीधे उन्हें घूर रही थी। हैरी जान गया कि वे अभी तक जिंदा इसलिए हैं क्योंकि उनकी अचानक मौजूदगी ने उस राक्षस को चौंका दिया था। लेकिन अब वो चौंकने से उबर रहा था और उसके गले से निकलती गड़गड़ाहट साफ कह रही थी कि अगले ही पल क्या होने वाला है। हैरी ने बेतहाशा दरवाजे की कुंडी पकड़ी। फिल्च से टकराना बेहतर था, लेकिन उस जानवर से नहीं। वे सब पीछे गिरे। हैरी ने दरवाजा पटक दिया और चारों भागे, ऐसे जैसे उड़ रहे हों। उन्हें कहीं भी फिल्च दिखाई नहीं दिया, शायद वह दूसरी ओर चला गया था। लेकिन किसी को परवाह नहीं थी, उनके लिए अब बस एक ही चीज मायने रखती थी, जितना दूर हो सके उस भयानक कुत्ते से निकल जाना। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक मोटी औरत की पेंटिंग तक नहीं पहुंच गए। कहाँ थे तुम सब? मोटी औरत ने हैरानी से कहा। उसने उनकी ढीली चोगाएं और पसीने से भीगे चेहरे देखे। बाद में बताएंगे, पिग स्नाउट, पिग स्नाउट, हैरी ने हाफते हुए कहा। पोर्ट्रेट खुला और वे सब धड़ाम से कॉमन रूम में घुस पड़े। कुर्सियों पर ढह गए, कांपते और हाफते हुए। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। नेविल तो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में कभी बोल ही ना पाएगा। ये लोग क्या सोचते हैं? आखिर रॉन ने गुस्से में कहा। ऐसी चीज स्कूल में बंद कर रखी है। अगर किसी कुत्ते को एक्सरसाइज चाहिए तो वही है। हरमाइनी ने अब तक अपनी सांस भी संभाल ली थी और गुस्सा भी। तुम लोगों की आंखें हैं भी या नहीं? उसने झिड़कते हुए कहा। क्या मतलब? हैरी ने पूछा। तुमने देखा नहीं? वो किस पर खड़ा था? फर्श पर, हैरी ने कहा। मैं उसके पैरों को कहां देख रहा था? मैं तो उसके सिरों में ही उलझा था। नहीं, बेवकूफ। वो एक ट्रैपडोर पर खड़ा था। साफ है कि वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है। हरमाइनी ने तिरस्कार से उन्हें देखा और खड़ी हो गई। आशा है अब खुश हो तुम सब। हम सब मर सकते थे, या उससे भी बुरा, निकाले जा सकते थे। अब अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं सोने जा रही हूं। वो गुस्से में पांव पटकते हुए डॉर्मेट्री की ओर चली गई। रॉन ने उसे जाते हुए देखा, मुंह खुला रह गया। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुनकर तो लगता है जैसे हम उसे जबरदस्ती घसीट कर लाए थे। लेकिन हैरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब वो बिस्तर पर लौटा तो बार बार वही सोचते रहा। वो कुत्ता किसी चीज की रखवाली कर रहा है।
और फिर उसे हैग्रिड की बात याद आई, ग्रिंगॉट्स सबसे सुरक्षित जगह है किसी चीज को छुपाने के लिए, शायद हॉगवार्ट्स को छोड़कर। क्या ये वही पैकेज हो सकता है जो वॉल्ट 713 से लाया गया था? तो ये था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का एपिसोड 9, द मिडनाइट ड्यूअल। हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल किस तरह से मुसीबत में फंस गए और कैसे उनका सामना हुआ हॉगवर्ट्स के रहस्यमय गलियारों से, ये सच में रोमांचक था। अब आप बताइए, अगर आप हैरी की जगह होते तो मेलफॉय का चैलेंज एक्सेप्ट करते या उसे नजरअंदाज कर देते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगले एपिसोड में कहानी और भी मजेदार होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।